हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम अपना क्लास 6 का चैप्टर 6 कर रहे थे, किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। तो इसमें हमने पढ़ लिया था कि पुराने समय में किस तरह के शासक होते थे, कौन कौन से यज्ञ वगैरह करते थे। अश्वमेध यज्ञ के बारे में पढ़ा था कि उसमें यज्ञ का जो घोड़ा है वो छोड़ दिया जाता था। इस तरह राजा अपने राज्य का विस्तार करते थे। इसके अलावा हमने वर्ण सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था कि समाज जो है वो 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इन वर्णों के अलग अलग कार्य हुआ करते थे, वो हमने पढ़ लिए थे। और इसके अलावा हमने देखा था कि समाज में किस तरह धीरे धीरे जो है वो अनटचेबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट शुरू हो चुका था। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, Janpadas. The Rajas who performed these big sacrifices were now recognized as being Rajas of Janpadas rather than Janas. तो हमने जो पिछले वीडियो में देखा था कि अश्वमेध यज्ञ वगैरह करते थे, राजसूय यज्ञ करते थे, तो जो इस तरह के बड़े बड़े यज्ञों को करते थे राजा, तो अब वो जनों की जगह जनपद के राजा के तौर पर जाने जाने लगे। तो जनपद का मतलब क्या है यहाँ पे। द वर्ड जनपद लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जना सेट इट्स फुट एंड सेटल डाउन। तो वह स्थान जहाँ पर कि जन सेटल हुए, जहाँ पर कि अलग अलग जनों ने अपना निवास स्थान बनाया। जिस तरह से आज शहर होते हैं उसी तरह से पुराने टाइम में जनपद होने लगे। सम इम्पोर्टेंट जनपदास आर शोन ऑन मैप 4। तो कुछ मैप में बताए गए हैं जनपद, देख लेते हैं हम मैप। जैसे कि यहाँ पे ये जनपद बताए गए हैं, ये हस्तिनापुर है, और यहीं पे एक और है अतरंजी खेड़ा करके, ये पांचाल वगैरह, ये सारे कई सारे जनपद हुआ करते थे उस समय पे। Archaeologists have excavated a number of settlements in these janpadas, such as Purana Kila in Delhi, Hastinapur near Meerut, and Atranji Kheda near Etah. The last two are in Uttar Pradesh. तो जो हमारे पुरातत्वविद हैं उन्होंने कई सारे जनपदों को, पुराने जो जनपद हैं उनको ढूंढ निकाला है। जो खुदाई होती रहती है जगह जगह पे, तो हमें उससे पुरानी चीजें मिलती रहती हैं, जिससे कि पता चलता है कि यहाँ पे पहले भी कभी सेटलमेंट रह चुका है, यहाँ पे पहले भी लोग रहते थे। तो जैसे कि हमारा जो दिल्ली में पुराना किला है, वहां से कुछ अवशेष मिले हैं प्राचीन। हस्तिनापुर मेरठ के पास एक जगह है, जो आपने महाभारत की कहानी पढ़ी है, वो हस्तिनापुर से ही बिलोंग करती है। तो हस्तिनापुर है जहाँ पे ये प्राचीन सेटलमेंट मिला है। और अतरंजी खेड़ा है एक जगह एटा के पास, यूपी में एक शहर है एटा, वहाँ के पास है अतरंजी खेड़ा। तो ऐसे और भी बहुत सारी साइट्स हैं जिनसे कि इस तरह के सेटलमेंट्स के अवशेष मिले हैं। They found that people lived in huts and kept cattle as well as other animals. They also grew a variety of crops. और इससे हमें पता चलता है कि ये लोग जो है हट्स में रहते थे, यानी झोंपड़ियों में रहते थे, और कई तरह के जानवर और मवेशी जो हैं वो पालते थे। उस तरह के अवशेष मिलते हैं वहाँ पे कि किस तरह लोग रहते होंगे, उनके बर्तन, जानवरों की हड्डियां वगैरह, तो जिससे पता चलता है कि ये लोग किस तरीके से इनका रहन सहन रहा होगा। दे ऑल्सो ग्रू अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर कैन, सीसेम एंड मस्टर्ड। तो डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स उगाते थे। कौन कौन सी क्रॉप्स होती थी? चावल है, गेहूं है, जौ है, दालें, शुगर केन, तिल और मस्टर्ड, सरसों। इज देयर अ क्रॉप इन दिस लिस्ट देयर वाज नॉट मेंशन इन चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 में हमने वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, तो उस समय कौन सी क्रॉप का उल्लेख नहीं मिलता है? तो ये शुगर केन का उस समय उल्लेख नहीं मिलता है। बाकी सारी तो क्रॉप्स उस समय भी उगाई जाती थी, और लेकिन शुगर केन का उसमें नहीं मिलता है। दे मेड अर्दन पॉट्स, सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, others were red. One special type of pottery found at these sites is known as painted grey ware. As is obvious from the name, these grey pots had painted designs, usually simple lines and geometric patterns. तो वो लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे और इन पर अलग अलग टाइप के कलर करते थे। कुछ पर ग्रे कलर, जो स्लेटी रंग होता है, ब्लैक से थोड़ा लाइट
वो कलर करते थे, कुछ जो है वो रेड कलर उन पे किया जाता था। और एक स्पेशल टाइप का पॉट मिला है जिसको बोलते हैं पेंटेड ग्रे वेयर, यानी चित्रित धूसर मृदभांड। धूसर यानी सिलेटी कलर जो होता है, ग्रे कलर हल्का सा ब्लैक की तरफ जो होता है कलर, वो। एज इज ऑब्वियस फ्रॉम द नेम, दीज ग्रे पॉट हैड पेंटेड। और ये जो पेंट पॉट है, इस पर कई तरह के आपको डिजाइन मिलते हैं। ये डिजाइन कैसे होते हैं, ये लाइंस हैं या फिर ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हैं। ये जैसे कि एक पॉट मिला है, इसके कई सारे टुकड़े मिले होंगे, इसको एक जोड़ के इस तरीके से पूरा ये पॉट के टुकड़े मिले हैं। तो ये इस तरीके के ये बर्तन बनाया करते थे, और बहुत ही फिनिश्ड ये पॉट है। इस पे एकदम चिकनी सतह है इसकी, और इस पे ये डिजाइन बने हुए हैं। तो इस तरह से पेंटेड ये पॉट मिले हुए हैं। तो इससे पता चलता है किस तरीके का इनका रहन सहन होगा, कैसे बर्तन बनाते थे, किस तरीके की शिल्पकारी होती थी। Mahajanpadas. About 2500 years ago, some Janpadas became more important than others and were known as Mahajanpadas. Some of these are shown on map 4. Most Mahajanpadas had a capital city. Many of these were fortified. This means that huge walls of wood, brick, or stones were built around them. तो करीब 2500 साल पहले ये जो हमने पहले जनपद पढ़े थे, इनमें से कुछ जनपद जो हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। जैसे कि कुछ शहर जो हैं वो उनका धीरे-धीरे उन्होंने कुछ राज्यों ने और राज्यों को अपने आप में समाहित कर लिया और उनका और विस्तार हो गया, या उनके पास धन संपदा ज़्यादा आ गई और वो ज़्यादा पावरफुल हो गए। तो इस तरह के जो जनपद थे उनको अब महाजनपद के नाम से जाना जाने लगा। हमें एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय करके, उसमें 16 महाजनपदों के बारे में मिलता है। 2600 आज से 600 मतलब करीब करीब 600 बीसी 600 बीसी के टाइम पे हमें मिलते हैं 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं उस ग्रंथ में। तो उन कुछ और इनमें से कुछ महाजनपद जो हैं वो उनकी एक कैपिटल सिटी हो, जैसे कि राजधानी होती है। जैसे आज के डेट में राज्य होते हैं, उनकी एक राजधानी होती है। जैसे कि राजस्थान है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। इस तरह पुराने समय में महाजनपद होते थे, उनकी भी राजधानी हुआ करती थी। जैसे कि मगध है, अंग है, ये इस तरह के महाजनपद थे। 16 महाजनपद थे, इनकी अलग अलग राजधानी हुआ करती थी। और ये जो राजधानी होती थी, इनकी किलेबंदी की जाती थी, यानी कि इनके चारों तरफ ऊंची ऊंची लकड़ी पत्थर या फिर ईंटों की बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती थी। और ऐसा किस लिए किया जाता था, अब जो भी कैपिटल सिटी होती है उसमें राजा रहता है, तो राजा जहाँ रहता है उस जगह को ज़्यादा सुरक्षित किया जाता है, ज़्यादा सुरक्षा रखी जाती है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन से महाजनपद थे। ये है मगध, कोसल, काशी, कौशल, अवंती, वज्जी, मल्ल, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, ये ऊपर गांधार। इस तरीके से अंग, मगध, इस तरीके से ये 16 महाजनपद थे। तो इनमें जो राजधानी इन महाजनपदों की हुआ करती थी, उनकी किलेबंदी की जाती थी। Forts were probably built because people were afraid of attacks from other kings and needed protection. It is also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they were by building really large, tall, and impressive walls around their cities. Also, in this way, the land and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king. तो इस तरह का फोर्टिफिकेशन इसलिए किया जाता था कि लोग जो हैं वो दूसरा अगर कोई राज्य आक्रमण करे तो उससे उनकी सुरक्षा बनी रहे। जैसे कि बाद में भी हम लोग मिडिवल पीरियड में पढ़ते हैं कि राजस्थान के कई सारे किले, राजस्थान में बहुत सारे किले मिलते हैं, और भी कई जगह राज्य के हमारे देश के अलग अलग जगह पर, जैसे कि ग्वालियर का किला है, झांसी का किला है, कुंभलगढ़ का फोर्ट है। तो इस तरीके से ये बनवाए जाते थे कि जब दूसरा राजा अटैक करे तो उन पर आक्रमण करना या किले के अंदर घुसना उसके लिए बहुत मुश्किल हो, और किले से उस पर अटैक किया जा सके, जिससे कि आक्रमण को फेल किया जा सके। तो इसीलिए इसकी इस तरह की फोर्टिफिकेशन किया जाता था। और दूसरी चीज ये है कि कुछ रूलर जो हैं वो अपनी समृद्धि, अपनी शक्ति दिखाने के लिए कि वो कितने उनकी कितना पावरफुल हैं, ये दिखाने के लिए भी वो बड़े बड़े वॉल बनवाया करते थे, लंबी लंबी
वॉल बनवाया करते थे। इसके अलावा तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि जो अगर कोई एक फोर्टिफाइड जगह में रहता है, एक किलेबंदी वाली जगह में रहता है, तो उस जगह के लोगों पर वहाँ के रूलर का कंट्रोल ज़्यादा रहेगा। कौन आ रहा है किले के अंदर, कौन जा रहा है, इस पर उसको पूरी उसकी जानकारी रहेगी। तो इस तरीके से जो लोग हैं वो ज़्यादा कंट्रोल्ड रहेंगे किंग के द्वारा। तो इसलिए इस तरह की दीवारें जो है बनवाई जाती थी सिटी के चारों ओर। बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। Thousands, if not lakhs of bricks or stone had to be prepared. This in turn meant enormous labor provided possibly by thousands of men, women and children, and resources had to be found for all of this. तो इस तरह की बड़ी-बड़ी दीवारें बनवाने के लिए, किले बनवाने के लिए बहुत सारी प्लानिंग चाहिए, बहुत सारे रिसोर्सेस चाहिए, मिट्टी चाहिए, ईंटें चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती होंगी। तो और बहुत सारा इनमें लेबर भी लगेगा। तो बहुत सारी प्लानिंग करके ईंटें, पत्थर जो हैं वो उनको प्रोवाइड करवाए जाते थे, लेबर को कलेक्ट किया जाता था। तो लाखों लोग जो हैं इस तरीके के काम में, हजारों लोग और लाखों ईंट पत्थर इस तरह की चीजें यूज की जाती होंगी। The fortification wall at Kaushambi. This is a picture of remains of a wall made of brick found near present-day Allahabad. A part of it was probably built about 2500 years ago. तो ये एक वॉल दिखाई गई है कौशाम्बी में। इस तरीके की जो इलाहाबाद के पास एक जगह है कौशाम्बी, वहाँ पर दिखाई गई है और ऐसा माना जाता है कि करीब 2500 साल पहले ये बनाई गई होगी। तो कितनी मेहनत लगी होगी इस तरह की ऊंची ऊंची वॉल्स को बनाने में उस समय, जबकि मतलब रिसोर्सेज भी इतने नहीं थे, इतने सारे आजकल हमारे पास टेक्निक है, इंजीनियरिंग इतनी ज़्यादा है। उस समय पे सारा लेबर के थ्रू ही जो है काम किया गया होगा। तो बहुत लेबर का काम है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने मिलकर इसको बनाया होगा। The new Rajas now began maintaining armies. Soldiers were paid regular salaries and maintained by the king throughout the year. तो अब जो राजा थे, नए 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 ये जो शासक थे, ये अपनी आर्मी मेंटेन करने लगे। इन और ये जो सोल्जर्स सिपाही जो होते थे उनको रेगुलरली पे दी जाती थी। जैसे कि अब महीने पे पे दी जाती है, वैसे ही रेगुलर इनको सैलरी दी जाती थी। और पूरे साल इनको मेंटेन रखते, मतलब किंग जो है वो पूरे साल मतलब रखते थे। मतलब हमेशा के लिए इनकी नौकरी जो है वो फिक्स जैसी हो गई थी। अब मतलब परमानेंट आर्मीज रखी जाने लगी थी। पहले जो हमने पढ़ा था कि पहले जो राजा थे वो आर्मी नहीं रखते थे, जो लोग थे वही युद्ध, जो प्रजा थी वही युद्ध में उनका सहयोग करती थी, उनकी लीडरशिप में उन लड़ती थी। लेकिन अब जो है आर्मी स्पेशली मेंटेन की जाने लगी। Some payments were probably made use punch marked coins. You will read more about these coins in chapter 9. तो अब इन ये जो पेमेंट थी वो कैसे की जाती थी कि पहले तो सिक्के वगैरह चलते नहीं थे, लेकिन अब जो है वो कॉइन जैसे मुद्रा के रूप में चलने शुरू हो चुके थे। तो पंचमार्क कॉइन वो होते हैं, आहत सिक्के बोलते हैं। इन पर कुछ एक निशान जैसा बना दिया जाता था, इनकी कोई स्पेशल शेप नहीं होती थी। तो इनको इस तरीके के कॉइन्स के रूप में शायद सैलरी दी जाती थी। लिस्ट टू वेज इन विच द राजाज ऑफ द महाजनपदास वर डिफरेंट फ्रॉम दोज मेंशन्ड इन द ऋग्वेद। तो दो तरीके कौन कौन से थे कि ये राजा जो हैं अब बड़ी बड़ी इनकी बड़ी बड़ी कैपिटल सिटी होती थी, बड़े बड़े किले होने लगे और अपनी आर्मी मेंटेन करने लगे। जबकि हमने जो वैदिक काल में पढ़े थे वो राजा, वो उनकी आर्मी नहीं होती थी और ना ही वो इस तरह से राजधानियों में रहते थे। तो ये डिफरेंस है इनमें। टैक्सेस, एज द रूलर्स ऑफ महाजनपदास वर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स, मेंटेनिंग बिग आर्मीज, दे नीडेड मोर रिसोर्सेज। तो जितना अब ये मेंटेन, जैसे राजा का एक रहन सहन मेंटेन करने लगे, आर्मी रखने लगे, बड़े बड़े किले बनाने लगे, तो अब इनको ज़्यादा रिसोर्सेज, ज़्यादा संसाधन भी चाहिए। लोगों को सैलरी देंगे तो उसके लिए पैसा भी चाहिए, या फिर किसी भी रूप में वो चाहे सैलरी किसी भी रूप में देंगे तो उस रूप में उनको संसाधन चाहिए। तो इस तरीके से रिसोर्सेज की ज़्यादा ज़रूरत होने लगी। एंड दे नीडेड ऑफिशियल्स टू कलेक्ट दीज। सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेजनल गिफ्ट्स ब्रॉट बाय पीपल एज इन द केस ऑफ द राजा ऑफ द जनपदास, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस।
तो अब वो क्या करने लगे कि पहले तो हमने ऋग्वैदिक काल में पढ़ा था कि जो लोग थे वो स्वेच्छा से उनको भेंट में चीजें दिया करते थे। जैसे कि किसी के यहाँ गेहूं हो रहा है तो वो गेहूं भेंट दे रहा है, राजा कोई जबरदस्ती नहीं करते थे। लेकिन अब क्या है कि अब उनको ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, तो अब उन्होंने ये जो है अब ओकेजनल भेंट की जगह उन्होंने क्या इसको एक रेगुलर टैक्सेस लेने लगे अब वो लोग। इसके लिए उन्होंने ऑफिशियल्स को अपॉइंट कर दिया, ऑफिशियल्स नियुक्त कर दिए, तो जो कि अब नियमित रूप से कर की वसूली करने लगे। तो ये कर किस रूप में वसूला जाता था? तो टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस वाज बिकॉज मोस्ट पीपल वर फार्मर्स। यूजुअली द टैक्स वाज फिक्स्ड एज 1/6 ऑफ व्हाट वाज प्रोड्यूस्ड। दिस वाज नोन एज भाग और अ शेयर। तो जो फसलों पे क्रॉप लिया जाता था वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। क्यों इम्पोर्टेंट था? क्योंकि सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो खेती करते थे। अंग्रेजों के समय तक भी जो टैक्स का कलेक्शन किया जाता था तो वो सबसे ज्यादा कलेक्शन किससे होता था? किसानों से, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर लोग जो है वो कृषि करते थे। कृषि प्रधान देश है, अभी भी कहलाता है, क्योंकि अब जो है हमारी ज्यादा लेबर हमारा कृषि में लगा है, मतलब 50% जनसंख्या कृषि करती है। लेकिन पहले समय पे हमें ज्यादा रेवेन्यू किससे मिलता था? कृषि से मिलता था। तो रेवेन्यू ज्यादा जहां से मिलेगा तो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ज्यादातर लोग फार्मर थे तो ज्यादा टैक्स जो है वो खेती से मिलता था। और ये जो टैक्स था ये 1/6 था, यानी जितना भी फसल पैदा हुई है उसका 1/6 भाग, उसके 6 हिस्से किए जाएंगे। 6 हिस्से में से एक हिस्सा जो है वो राजा का होगा। तो इसको बोला जाता था भाग या शेयर। ठीक है। There were taxes on craft person as well. These could have been in the form of labor. For example, a weaver or a smith may have had to work for a day every month for the king. इसके अलावा ये तो हो गया फार्मर का टैक्स। इसके अलावा जो शिल्पकार होते थे उनसे कैसे टैक्स लिया जाता था कि उनको जो भी कला उनको आती है, अगर कोई लोहार है या फिर कोई बुनने वाला है तो उसको या फिर कोई जो बढ़ई है, लकड़ी का काम करता है, तो उनको किस तरीके से टैक्स देते थे? अपने श्रम के रूप में, यानी कि वो एक दिन महीने में राजा के लिए काम करेंगे फ्री। तो ये उनका टैक्स हो गया। Herders were also expected to pay taxes in the form of animals and animal produce. और जो चरवाहे हैं वो राजा को जानवर या फिर पशु उत्पाद जो होते हैं, जैसे कि दूध है, दही है, मक्खन, घी, वूल है, शहद है, इस तरीके की चीजें उनको टैक्स के रूप में देते थे। देयर वर आल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स एंड दे वर बॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड। व्यापारी किस रूप में टैक्स देते थे? व्यापारी उन चीजों पर टैक्स देते थे जो कि वो खरीदते और बेचते थे। एक जगह से सामान खरीदते थे जहाँ पे सस्ता है, दूसरी जगह जाके बेचते थे, तो वो अपने जो प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो है वो राजा को टैक्स के रूप में देते थे। एंड हंटर्स एंड गैदरर्स also had to provide forest produce to the राजा। इसके अलावा जो लोग चीजें इकट्ठा करते थे, यानी कि जो हंटर्स शिकार करते थे या और सामान इकट्ठा करने वाले होते थे, जो वन उत्पाद इकट्ठा करते थे, वो लोग भी अपनी जो जो भी सामान इकट्ठा करते थे उसमें से कुछ चीजें जो है वो राजा को टैक्स के रूप में देते थे। जैसे कि लकड़ी है या फिर कोई मेडिसिनल प्लांट से वो लोग कुछ लेके आए हैं या फिर शहद वगैरह इकट्ठा किया है। तो इस तरीके से हर कोई जो है अपना अपना हिस्सा, राजा धीरे धीरे टैक्स नियमित रूप से वसूली होने लगी। तो इस तरीके से चीजें जो है वो धीरे धीरे चेंज होने लगी। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।